वेलकम बैक जी। नज़ीर हुसैन साहब, ज़रा मुझे आप इसमें सेम क्वेश्चन आपसे, फिर मैं ज़रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इशू पे भी आता हूँ। मुझे एक चीज़ बताएं कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जो बंदिश हो रही है, इसके रिपरकशंस खित्ते में आ रहे हैं, आलमी जो है वो तवानाई का बहरान हो रहा है और पाकिस्तान भी उसके रिपरकशंस भुगत रहे हैं। अगर हम सफारतकारी पे देखें तो पाकिस्तान एक बैलेंस डिप्लोमेसी की है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से देखा जाए, दूसरी जानब चाइना की तरफ, जिस तरीके से इसाक डार साहब वहाँ पर गए हैं, एतमाद में लेके आए हैं, और थर्डली ईरान के साथ भी हम जो है वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं क्योंकि सालिस भी बने हुए हैं। पाकिस्तान इसके रिपरकशंस भुगत रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान इसमें कोई ऐसी सालिसी कर रहा है जिस तरीके से, क्या ईरान को इस पे मजबूर कर सकता है कि यार कर लो जो सीज फायर बंदिश, इसमें खित्ता पूरा जो है वो इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन में, और दूसरी जानब से गारंटी दे दे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। जी नज़ीर साहब। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये इंटरनेशनल वाटर्स है, इंटरनेशनल सी है, ये इलीगल है। जो भी कुछ किया हुआ है ये नहीं होना चाहिए और ना ही ये होने देगी, दुनिया होने नहीं देगी। इस वक्त तो चूंकि वॉर की इनिशियल फेज है अभी, खुदा न खासा अगर ये वॉर और इंटेंसिफाई होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसकी ग्रोथ होती है, तो फिर इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और पिछले कई सौ साल से ये जो हाई सीज हैं ये सब के लिए ओपन है और उस पर गारंटीज भी हैं, इंटरनेशनल लॉ भी है, लॉ ऑफ द सी भी है, उसके तहत ईरान ये नहीं कर सकता। अब चूंकि एक वॉर सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन में जो कुछ इन्होंने किया है वो अपनी लिहाज से उन्होंने सही किया। जाहिर है कि वो अगर वो डायरेक्टली नहीं लड़ सकते तो वो इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं, वो एसिमेट्रिक वॉर कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो पाकिस्तान और चाइना की 5 नुकात की आप बात कर रहे हैं उनके अंदर में ये शामिल है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुलना चाहिए। उन्होंने भी इसको ना कंडोन किया, ना इसको ये कहा, ना चुप है इसके ऊपर। उनके भी बड़ा क्लियर इसके ऊपर स्टांस है कि ये खुलना चाहिए। और बाबुल मंदम जो है उसकी बंद होना भी ठीक नहीं होगा। नहीं अच्छा, उसका बाबुल मंदम का जो बंद होना है, बाबुल मंदम का जो बंद होना है, वो आप नहीं समझते कि एक सिर्फ सिंबॉलिकली थ्रेट है? नहीं, देखें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो है। वॉर के अंदर कोलैटरल डैमेज होता है, ये आप इसको कहेंगे ये कोलैटरल डैमेज है। और ईरान के पास चूंकि एक मैं कहूँगा कि फैसिलिटी अवेलेबल है, उसकी विसिनिटी में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उनका बॉर्डर उनके साथ है, तो वो इस पोजीशन में है बाकियों के मुकाबले में। बेहतर है वो कि वो उसको मैनिपुलेट करें और जो कुछ उन्होंने किया आज तक वो किया है, लेकिन ये परमानेंट नहीं हो सकता। ये परमानेंट इसको बंद नहीं कर सकते। इसी तरह जो कर्क आइलैंड है उसको भी अमेरिका जबरदस्ती परमानेंटली ऑक्युपाइड नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशन का चार्टर नहीं अलाउ करेगा, इंटरनेशनल लॉ नहीं इसको अलाउ करेगा। हाँ, ये और बात है, जंग के दौरान में इस किस्म की चीजें होती हैं। जैसे पाकिस्तान ने फॉर एग्जाम्पल पिछले मई में हिंदुस्तान का कुछ एरिया मेरे ख्याल में कश्मीर में ऑक्युपाई किया था, आज तक वो पाकिस्तान के पास है। और अभी ईरान का कुछ एरिया पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया, पाकिस्तान के पास है। ये चीजें होती रहती हैं जब तक ये फाइनल इसके ऊपर सेटलमेंट नहीं होती। ठीक है, उस वक्त मेरे ख्याल में ये ओपन एंडेड सिचुएशन है। अच्छा, एक सवाल है कि मैं क्विकली ज़रा तीनों गेस्टों से पूछना चाहता हूँ, फिर हम अफगानिस्तान वाले इशू पे आना चाहते हैं। मैंने जब से इब्तदाई में बताया कि जो ईरानियन करेंसी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि जब जंग बंदी के बाद सैंक्शंस ख़त्म हो सकती हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो जो खित्ते के अंदर ईरान जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कर्नल साहब, ऐसा आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त है। ये टाइम है कि हम सबको इन्वेस्ट करना चाहिए ईरान की करेंसी में। अच्छा। ये विद इन मंथ्स ऊपर शूट अप हो जानी है। ये अमेरिका होने देगा, इजराइल और अमेरिका होने देगा। पाकिस्तान एज ए होल इसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट स्टडी करने के बाद स्टेट बैंक इन्वेस्ट करे तो हो सके कई कर्जे क्लियर हो जाए। अमेरिका और इजराइल होने देंगे ये? अमेरिका इजराइल कैसे रोक सकते हैं? वो मामले लगते हैं इसके। पैसे मेरे हैं, मैं ईरानी करेंसी खरीदना चाहता हूं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ओवरऑल सैंक्शंस लगाने वाले भी अमेरिका थे और इंटरनेशनल ट्रीटीज थी। देखो जी, अमेरिका ने सैंक्शन भी कर सकते हैं, मगर जो सूरत हाल इस वक्त, अब आप अमेरिका की बात करें तो जैसे IAEA है जी, मैं अर्ज करता हूं जी। देखिए, जंग जीती हुई है। ये जंग, ईरान के जंग जीतने के बाद दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा गया है। पिछला वर्ल्ड ऑर्डर फारग हो गया है। नए वर्ल्ड ऑर्डर के जो इकोनॉमिक
इम्पैक्ट हैं उनमें से एक इम्पैक्ट ये है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान की जो बॉर्डर ट्रेड है, पाकिस्तान से जो ईरान के तेल से सैंक्शन नहीं है इस वक्त। ईरान का तेल अगर आप बाई रोड लाते हैं तो वो तो 73 रुपीज लीटर है, इधर आप 450, 550, 550 पे दे रहे हैं। तो बाय रोड वो चाइना और अगर चाइना ले सकता है, इंडिया ले सकता है, तो हमें बोले कुत्ते ने काटा हुआ है कि हमने जरूर महंगा लेना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से क्या समझते हैं? स्ट्रॉन्ग ये हो सकता है अपकमिंग? सेम क्वेश्चन। ये है कि इस जंग से पहले ईरान जो है वो $70 पे अपना तेल बेच रहा था। अच्छा। अब इसकी वजह से $110-115 तक चला गया। तो एक बैरल के ऊपर आप कैलकुलेट कर लें $35 से $40 का ईरान को फायदा है, और वो अपना तेल तो बेचेगा। अब नए हुर्मुज़ उसके कंट्रोल में है, और पाकिस्तान को वो जहाज आने दे रहा है पाकिस्तान के लिए। स्पेन को जहाज ले जाने की इजाजत दे रहा है, क्योंकि स्पेन ने अपनी एयर स्पेस, इसी तरह फ्रांस ने अपनी एयर स्पेस और जर्मनी ने देने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड ने भी इनकार किया। तो ये जो फोर्सेस हैं जो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रही हैं अपने एक्शन के साथ, अगर जुबान के जरिए नहीं भी कर रहे तो उनको तेल तो वो बेचेगा मार्केट रेट पर। तो ये जो तेल की प्राइस ऊपर गई है उससे ईरान को तो स्ट्रेट इकोनॉमिक फायदा है। उसी इकोनॉमिक नहीं, मैं सैंक्शंस की बात कर रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब। सैंक्शंस क्या आप समझते हैं, अगर ये जंग बंदी होनी तो है, जंग बंदी आज नहीं तो कल, नहीं तो महीने बाद, 2 महीने बाद जंग बंदी तो होनी है। उस जंग बंदी के बाद अगर कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी अमेरिका या इजराइल करते हैं कि वो सैंक्शंस की बात को और बाकी उनकी जो कामयाबियां हैं उसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं, क्या वो पॉसिबिलिटी है? या ये पॉसिबिलिटी है कि ईरान एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पर इकोनॉमिकली जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होकर निकलेगा? मेरा यही ख्याल है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अब उसने वो मुतालबा किया है जो दुनिया में बहुत और जगहों पर जिसके ऊपर काम हो रहा है, और जिसके ऊपर जो एक रूल बना हुआ है। जैसे नहर सुएज में से जहाज गुजारने का टैक्स जो है वो जो चार्जेस हैं वो इजिप्ट लेता है। पनामा से जो जहाज जाते हैं वो भी उस पर भी लेते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका के अंदर जो जहाज जाते हैं उसका भी टैक्स देते हैं। अब नए हुर्मुज़ एक ऐसी जगह थी जहाँ ये कॉलोनियल टाइम से रूल बना हुआ था कि यहाँ से कोई जहाज फ्री जाएंगे, ईरान को कुछ नहीं मिलेगा। अब वो सर्ट करता है अपना राइट, और वो ठीक है, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। नज़ीर हुसैन साहब, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें सर इस हवाले से जो मैं सवाल सेम कर रहा हूँ, फिर मैं अफगानिस्तान के इशू पे आता हूँ। देखें, ईरान हमेशा ताकतवर था। हाँ। 79 से पहले ईरान की करेंसी भी स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा। और ईरान मिलिटरली भी स्ट्रॉन्ग था, और ईरान इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि ऑयल आज नहीं निकला, ऑयल तो पिछले 100 साल से वहां पर निकला है, और इसी ऑयल की वजह से ही ईरान को जो मुश्किलात आज पेश हैं या पहले पेश आई थी, या जो coup d'etat वहां होते रहे, वो उसकी बुनियादी वजह तो ऑयल था। तो अब दरमियान में चूंकि उनके साथ दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस जो है वो ईरान के ऊपर है, और उसकी वजह से उनकी करेंसी कमजोर है, उनकी डेवलपमेंट कम हुई है, और दूसरा उनका जो एक्सपेंडिचर है वो वॉर मशीन पे ज्यादा हुआ है। आपके सामने है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो फिर आपके सामने ये मिसाइल भी ना बनते, और वो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उन्होंने एक्वायर किया वो भी ना होती। तो लिहाजा उनकी जो सबसे बड़ा इशू था ही सर्वाइवल, तो वो सर्वाइवल पे उनकी इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे ही अगर ये होता है, बाय द वे, ये कोई आप गारंटी नहीं ले सकते, इनका कहना है कि सैंक्शन उठाएं, उनके अपने मुतालबात हैं अमेरिका और इजराइल के। सॉरी, अब कहाँ से जाके ये फाइनल होता है या होता भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर होता है, हम एज्यूम करते हैं, तो मैं एग्री करता हूँ कि ईरानी इकोनॉमी और ईरान एज ए कॉम और ईरान एज ए मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग होकर बाहर आ जाएगी, और रीजनल पावर के तौर पे उभरेगा, क्योंकि ये वाहिद मुल्क होगा जिसके साथ लेबनान भी है, सीरिया भी होगा, इराक भी है, और यमन भी है, और वो सारे के सारे ठीक है टेस्टेड हैं और इनके पक्के एलाइज है वो।
ठीक है। अच्छा, मैं जैसे इब्तदाई में बता रहा था थोड़ा नाज़रीन को, हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो कशीदगी थी उस हवाले से भी थोड़े आगाह करना चाह रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ जिस तरीके से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर चीन की मेज़बानी में शुरू हो चुका है। द नेशन की खबर मैं आज की सुना रहा हूँ आपको। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के जो वफूद हैं वो चीन के शहर में इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, जहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो दफ्तर ख़ारजा के सीनियर जो है वो हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरी जानिब से फ़ौजी इंटेलिजेंस और हुकाम भी शामिल हैं। कर्नल साहब क्या समझते हैं, मैं आपसे ऑफ द स्क्रीन भी हम ये बात करते रहते हैं कि इसमें तो अटमोस्ट सिग्निफिकेंट रोल चाइना का हो सकता है, हम अक्सर ये बात करते हैं। चीन की सालिसी क्या जो मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत बन सकती है या एक महज वक्ती हल है ये? जी मैं एक अर्ज करता हूँ। देखिए, जब पिछली गवर्नमेंट इमरान साहब की में जी सी पैक को सैबोटाज किया गया, तो चाइना ने ईरान में और अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट की, और अफगानिस्तान से उसको रेयर अर्थ, लिथियम, कॉपर और इसके अलावा भी बहुत कुछ, हत्ता कि उधर एक प्रोजेक्ट भी कि किसी जगह डैम बनाना था, वो भी चाइना की फर्क को मिला। चाइना ने ज़ाहदान से लेके अफगानिस्तान तक रेल की पटरी भी तैयार कर दी हुई है और ट्रेन चलने वाली है। तो मैं ये सारा इसलिए अर्ज कर रहा हूँ अच्छा कि हमने रुकावट डाली, मगर उसी पैक और जो लोगों ने प्लानिंग की होती है और जिनकी जेब में पैसे होते हैं, एक रास्ता बंद होता है, दो खुल जाते हैं। हमने बेवकूफ़ी की। अभी तो मेरी ये गुजारिश ये है कि चाइना अफगानिस्तान में खासा डीप है, अभी ईरान में भी बहुत डीप है। अच्छा, पाकिस्तान में भी डीप है, मगर मैं एक चीज अर्ज कर, पाकिस्तान में भी डीप है। मगर अफगानिस्तान ने उधर मुसाद को अंदर घुसाया हुआ है, राह को अंदर घुसाया हुआ है, ये उनसे डॉलर लेता है। अमेरिका इनको हर महीने $1 मिलियन का जगह टैक्स देता है। अमेरिका 7 बिलियन का लेटेस्ट आर्मामेंट इसी ईरान और पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने के लिए छोड़ के, वो स्क्रैप नहीं छोड़ के गया था। फिर अफगानिस्तान कैसे डीप हो गया चाइना के अंदर, जहां सीआईए के वहां पे ऑफिस है, आप इसलिए फंडिंग हो रही है। ये मामला इतना आसान नहीं है। अच्छा। हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान ठीक हो जाए, मगर हम चाहेंगे कि वो ऊपर से लेके नीचे तक सारा ठीक हो। अच्छा। हमने अफगानिस्तान में पिछले 78 ईयर में बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमने उनको पाला हुआ है भाइयों की तरह, हमने ध्यान रखा हुआ है। भाई बनना चाहते हैं सीने से लगे, मगर भाई बनने के दरमियान में अगर डॉलर और ड्रग ट्रेड करनी है और फिर साथ चाइना को भी इस्तेमाल करना है, तो इसलिए ये रास्ता मुश्किल है। फिलहाल रास्ता ठीक होना चाहिए। हमें अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए, हमारी नेशनल इंटरेस्ट में है, उनकी नेशनल इंटरेस्ट में भी है। ओवरऑल मुस्लिम ब्लॉक जो नया सामने आ रहा है उसकी इंटरेस्ट में भी है। मगर ये अभी देखते हैं कि चाइना इनको जो मौजूदा रजीम है उधर उनको किस हद तक सीधा कर लेता है और हमें किस हद तक। और एक और चीज मैं अर्ज करूं, ये वो टाइम है कि जब हमने अफगानिस्तान को सीधा किया, कभी नहीं किया। 78 ईयर में नहीं किया, अभी हमने किया। अच्छा। और जो हमने किया वो हम जाया नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। चाइना ठीक है, जहां हम पहुंच चुके हैं उससे अगली बात चाइना हमारी सीधी कराए। ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, सर वक्ती हल है या कि मुस्तकिल जमानत होगी? चाइना के जो अंदर नई एक पेशरफ्त सामने आई है, क्या खबरें आप तक? जी, बड़ी अच्छी बात है। चाइना से अगर इस किस्म की मूव हुई है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं, पाकिस्तान तो चाहता है कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं और उनकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ तावन करें। हमसाए हैं, हमसायों की तरह रहें और हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी जो है उसको कवरेज ना दें, उसको सपोर्ट ना करें, दहशत गर्दों को परागने मत दें। और हमने ट्राइबल एरिया ख़त्म कर दिया, अब वो सेटल डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसकी वजह यही थी कि हम मनशियात से और दूसरी स्मगलिंग, अगवाकारी, तावान, गाड़ियाँ चोरी करना, इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। और ये नुकसान बहुत देर तक हमने उठाया है। और इसका सबसे बुरा असर ये हुआ है कि वहाँ के लोगों को आदत पड़ गई है स्मगलिंग और ड्रग ट्रेड और गन रनिंग और अबडक्शंस के ऊपर जो नाजायज दौलत मिलती है उसके साथ मौज करने की। तो वो अब चूंकि बंद हो गया है, इसलिए एक बड़ी तकलीफ तो ये है कि ये एक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम थी जिससे दहशत गर्दों को भी पैसे मिलते थे, जिससे लोकल जो टकरी या सरदार या मशर हैं वो भी खुश थे। अब वो बंद हुआ तो तालिबान का जो कारोबार था उनका भी इसमें हिस्सा था। देखिए, अमेरिका ने जब इनके साथ गवर्नमेंट बनाने की
बात की 2022 में गवर्नमेंट मिली, नेगोशिएशंस कतर में हुई थी ना, अमेरिका के साथ हुई थी, और उन नेगोशिएशंस में उन्होंने ये कहा था कि हम वहां पर मनशियात की काश्त नहीं होने देंगे, लेकिन आज भी 10,500 हेक्टेयर जमीन पर वहां मनशियात उगाई जाती है। और ये तक जो जमीन थी ये 1,35,000 हेक्टेयर था। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बराबर होता है, और 1 हेक्टेयर से तकरीबन 30 किलोग्राम अफीम मिलती है। आप जरबे दे के देख लें, ये तो हजारों टनों में चली जाएगी बात, जो वो ओपियम प्रोड्यूस कर रहे थे, इसी के साथ चरस प्रोड्यूस कर रहे थे। और ये जब वहां तो खेत के अंदर इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 40-50 हजार रुपए किलोग्राम है, और ये जो ही अरब में पहुंचती है या यूरोप में पहुंचती है तो वहां तो 50,000 पाउंड, लाख पाउंड तक चली जाती है बात जी। तो ये एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम थी जिसको रोक दिया गया। चीन की जो तजवीज है वो बहुत अच्छी है, वो अच्छी है। अफगानिस्तान राय रास्त पर पाकिस्तान के साथ अच्छे हमसाम की तरह रहे, पाकिस्तान को सबोटाज करने वाले लोगों को पनाह मत दे, तो बहुत अच्छी बात होगी। पॉइंट आ गया। नज़ीर हुसैन साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है चाइना के रोल के हवाले से? अगर चाइना इस संजीदगी से इस मामलात को देखता है तो पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल में खुशकिस्मती होगी कि हम एक तरफ से जहां दोनों तरफ से जंग की हालत में थे, एक इंडिया की जानिब से और दूसरा अफगानिस्तान की जानिब से, तो वो अफगानिस्तान वाला मामला हल हो जाता है, तो मेरे ख्याल में हम तो पाकिस्तान के अंदर जो दीगर मामलात है उसमें अच्छा फोकस हो पाएगा। देखें, चाइना और पाकिस्तान की जो मफादात है वो कॉमन है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर चाइना की वजह से वहाँ अमन हो जाए और सिर्फ अमन ना हो, राहदारी भी मिले ताकि आप सेंट्रल एशिया को अपने साथ मिला सकें। अगला मैं इसमें आप अपना कमेंट दूंगा, लेकिन एक मैं ऐड करता जाऊं, अगला जो वॉर जोन बनना है वेस्ट एशिया के बाद वो सेंट्रल एशिया बनेगा। अमेरिका के काफी वहां पर इंटरेस्ट हैं, वो किसी वक्त फिर डिस्कस होंगे, लेकिन हमारा और चाइना के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में कॉमन है। आई थिंक दिस इज अ वेलकम डेवलपमेंट। दूसरी बात, क्या चाह वहां पे हमला हुआ है? नहीं हुआ। इजराइल ने हर जगह हमला किया, अमेरिका ने हर जगह हमला किया, लेकिन क्या वहां पे हमला नहीं हुआ? उसकी वजह कि हिंदुस्तान की $120 मिलियन की वहां इन्वेस्टमेंट है और वो टेम्पररी तौर के ऊपर हाल्ट है, जिनको रोकी हुई है। और दूसरी, अब जो रेलवे लाइन बनी है वो अल्टीमेटली ईरान का, सॉरी, हिंदुस्तान का प्लान है कि वो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा ईरान के थ्रू, क्योंकि अब पाकिस्तान से मायूस हो चुका है हिंदुस्तान, खासकर मई के बाद ये मुमकिन नहीं रहा उनके लिए। तीसरी बात, अफगानिस्तान के अंदर 3 पावर्स हैं, हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका, और इन तीनों का प्लान ये है कि वो अफगानिस्तान को अपने कब्जे में, लफ्ज कब्जा समझें कि कब्जे में करके इजराइल और चाइना के बगल में आके बैठ जाए। ये प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह चुके हैं कि बगराम से वो आराम से वॉच करेंगे चाइना के न्यूक्लियर साइट्स को और डेवलपमेंट्स को, जहां पर अब हो रही है डिस्कशन उर्मची, वो तो जिसे कहते हैं स्टोन थ्रो अवे है, वो बहुत दूर नहीं है, वो हमारे भी बहुत करीब है, कल्चरली भी करीब है। लेकिन जो असल इशू है वो इशू ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका, इजराइल और हिंदुस्तान की मुदाखलत है। अब ये डिपेंड करता है कि चाइना के ऊपर कि चाइनीज कितने रियलिस्टिक हैं और कितने को डिटरमिन्ड हैं कि वो इन तीनों पावर्स को मुंह दे सकेंगे, और अफगानिस्तान जो है वो चाइना की बात मानेगा और बाकी तीनों को ना करेगा। ये अब आपके ऊपर भी है, आप भी सोच लें क्या है, ये मुमकिन है या नहीं है। अभी कर्नल साहब ने बिल्कुल साफ कह दिया कि अफगानिस्तान के अंदर मोसाद आके बैठा हुआ है और कुछ मोसाद का नुकसान भी हुआ है जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर वो मौजूद हैं इस जगह के ऊपर। तो लेट्स सी क्या होता है, बट जो कुछ हुआ है आई थिंक वी विल वेलकम एंड गुड लक टू चाइना एंड गुड लक टू द मीटिंग एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी वहाँ से। थैंक यू जी नज़ीर हुसैन साहब और ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन
आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही है और देखते हैं कि अब जो खिता है ये ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट का और तमाम इकोनॉमिकल जो वॉरफेयर इस वक्त चल रही है वो किस तरीके से बढ़ती है, और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के स्टांस जो आज रात उन्होंने एक गुफ्तगू भी करनी है, अपनी कौम से खिताब करना है, क्या वो बात करते हैं, इस पर कल प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।